Hello friends, I am CA Sandeep Desarda. I am chartered accountant and teaching for CA Intermediate, CA Foundation, 11th and 12th Commerce. My special subject is accounts. At the same time, I am also teaching subject costing at CA Intermediate level. डियर फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली 12th अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए है। और कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम जब आपके सर पर हो, कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम हो और लास्ट मिनट पे जब आपको रिवीजन करना है तो एग्जैक्टली आपने किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए और सभी एडजस्टमेंट, सभी चैप्टर के सभी एडजस्टमेंट एट ए ग्लांस आपके कवर होने चाहिए, उसके हिसाब से हम ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर का आज का हमारा पहला सेशन है फॉर दी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो आपके मन में सवाल हो सकते हैं कि क्या ये लेक्चर देखते वक्त हमें किसी नोट्स की ज़रूरत है। द आंसर इज नो, क्योंकि जिस तरह से मैं नोट्स यहाँ पर बनाऊंगा लेक्चर के अंदर उसमें आपको खुद को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है केवल आपकी पूरे अटेंशन की, कॉन्सेंट्रेशन की। जो जो चीज़ें मैं आपको करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसको आप ठीक से समझ के ले, ठीक है। नंबर 2, क्या आपको खुद को भी मेरे साथ साथ में लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप साल भर ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। आप सिर्फ जो मैं यहाँ पर आपको वर्किंग्स करके दिखाता हूँ आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मेरे साथ साथ में लिख सके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सिंस दिस इज द लास्ट मिनट प्रिपरेशन हमारा एग्जाम के लिए चल रहा है तो मैं अपना ज़्यादा समय वेस्ट खराब नहीं करूँगा आपके लिए भी। एंड स्ट्रेट विल स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट partnership final account. Subject is account and topic is partnership final account. I'm trying to cover almost each and every adjustment and how it is to be presented in your paper. This discussion will be useful for every student. जिसने पहले क्लासेस की है उसके लिए भी होगा और जिसने क्लासेस नहीं की है आज तक उसके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। सो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ध्यान रखना आपको एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा और उसके अंदर आपको अपना बारकोड लिखना होता है, सीट नंबर लिखना होता है। उसके बाद एक 5 मिनट का गैप होता है, उसके बाद आपको आंसर शीट दिया जाता है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे ही आपको आपका बारकोड और आपका सीट नंबर लिखना हो जाए तो 5 मिनट का जो समय होगा उस 5 मिनट के समय में आप इमीडिएटली सबसे पहले पेपर के अंदर आपका पार्टनरशिप फाइनल का फॉर्मेट ड्राफ्ट कर दें। फॉर्मेट आपको किस तरह से ड्राफ्ट करना है, ऑलमोस्ट 1.5 पेज का आप बना के रखेंगे। ये आपने बाय डिफॉल्ट करके रखना है वहां पर, क्योंकि फाइनल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है और वो कंपलसरी क्वेश्चन है तो उसका फॉर्मेट आपको बनाना ही पड़ेगा। तो 5 मिनट आपके पास जो होंगे उस केस में आपके पास अब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर आया नहीं तो ये टाइम को आप यूटिलाइज कर लीजिएगा, फॉर्मेट बना के रखिएगा। हाउ टू प्रिपेयर द फॉर्मेट देखिएगा, ऑलमोस्ट आपके जो एग्जाम का पेपर होता है उसके साइज के हिसाब से मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि 1.5 पेज का आप बना के रखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके अंदर ध्यान करके लिखना है आपको फॉर द ईयर एंडेड, और डेट जो होगी तो एग्जाम में पेपर मिलने के बाद आपको ध्यान में आ जाएगी। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू राइट दिस BRCR, डेबिट रिकॉर्डेड, क्रेडिट रिकॉर्डेड। देन ये फॉर्मेट आपने लिख देना है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। बाय डिफॉल्ट आपको लिखना है। यह फॉर्मेट बनाएंगे लगभग 1.5 पेज का। देन फिर सेकेंड पेज का जो हाफ पार्ट होगा उसमें 8 से 10 लाइन का आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 कॉलम बना के रखिएगा, अगर जरूरत पड़ी तीसरा भी पार्टनर रहा तो फिर एक कॉलम को यहाँ पर बाद में ऐड करते आएगा, ठीक है। देन मतलब 1.5 पेज का आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, 8 से 10 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड देन ऑन द थर्ड पेज you have one full page balance sheet as on, ये लिख के रखना। लाइबिलिटीज, देन लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, असेट साइड में फिक्स असेट, उसके नीचे 8-10 लाइन छोड़कर करंट असेट। ये फॉर्मेट आप बना के रखिएगा। इसमें आपके 5 मिनट का जो टाइम है, इस 5 मिनट आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा, उतने ही 5 मिनट आपके एग्जाम के अंदर सेव होंगे। शुरुआत आपने यही से करनी है। हाँ, पेपर मिलने के बाद आप चाहे तो डायरेक्टली पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन कर ले, या फिर आपको जिस सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व करना है वो से आप कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को ही पहले करना है, 2 को ही बाद में करना है, फिर 3 को ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप फाइनल का क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, आप पहले वो स्टार्ट करें, फिर चाहे तो क्वेश्चन नंबर 3 ले, फिर चाहे तो 5 ले, फिर चाहे तो नंबर 1 ले। इट इज ये आपके ऊपर रहेगा, बट मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट फॉर्मेट बना के रखें। चाहो तो डायरेक्टली पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से शुरू कर दो, और अगर आपको ये नहीं करना है तो बैलेंस शीट के बाद एटलीस्ट एक बैक टू बैक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए और फिर आपकी मर्जी का जो भी क्वेश्चन होगा वहां से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। ओके बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ एडजस्टमेंट्स
लगभग मैं 20-25 एडजस्टमेंट्स यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी एडजस्टमेंट यहाँ पर कवर कर रहे हैं उसके सिवाय भी अगर आपके माइंड में अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो आप हमको लिंक में जो कमेंट बॉक्स है ना उसके अंदर आप जरूर डाल दीजिएगा, फिर हम उसका आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट्स कम टू दी फर्स्ट एडजस्टमेंट। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट रिलेटेड डेटा आपके ट्रायल बैलेंस में कैसे होगा और एडजस्टमेंट कैसे दी जाएगी एंड हाउ दैट एडजस्टमेंट टू बी सॉल्व इन योर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैं कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन के अंदर फुल पेज ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस या फिर बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं। सो मैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर ना ही मैं ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट टैली करने की बात कर रहा हूं। मेरा फोकस सिर्फ इस चीज पर है कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपको दी जाएगी तो वो एडजस्टमेंट के ट्रायल बैलेंस में किस तरह से उसका डेटा दिया जाएगा और उसे आपको एग्जाम के अंदर कौन से अकाउंट में कहां पर लिखना है। तो अभी ना मैं बहुत कंसेप्चुअली डिस्कस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि हमारे लिए मार्क्स गेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय फोकस विल बी ऑन हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम। ठीक है, सो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट इज योर फर्स्ट एडजस्टमेंट। आप देखिएगा डेटा आपको इस तरह से दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में जो कवर करेंगे इट इज योर एडजस्टमेंट्स रिलेटेड विद दी डेटर्स। तो डेफिनेटली बैड डेट्स, आरडीडी, अनरिकॉर्डेड सेल्स, इस तरह की एडजस्टमेंट लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है डेटर्स 80,000, बैड डेट्स 5,000, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 2,000 एंड देयर इज एडजस्टमेंट of further bad debts rupees 5,000 and maintain RDD at 5% on debtors। तो बैड डेट आरडीडी के एडजस्टमेंट के सिवा आपका पेपर कवर होगा ही नहीं, इसलिए मैंने इसे समझा कि भाई यही एडजस्ट हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको बैड डेट्स और आरडीडी की एडजस्टमेंट आएगी तो एक पक्का ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने क्या करना है। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, तो ये मैंने फॉर्मेट बनाया यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें से जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ना मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कर देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे लिख रहे हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका आपको इफेक्ट देना होगा। सो व्हाट यू विल डू फॉर बैड डेट आरडीडी की एडजस्टमेंट अगर आएगी तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट आप क्या कर दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दे टू बैड डेट्स, इसके नीचे कर दे ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, add new RDD less old RDD। बाय डिफॉल्ट आप ये फॉर्मेट लिख के रखें, चार चीजें, टू बैड डेट, ऐड न्यू बैड डेट, ऐड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD। ध्यान रखना ये टू बैड डेट्स की फिगर और ओल्ड RDD फिगर आपको मिलेगी ट्रायल बैलेंस से, और ये जो आपका न्यू बैड डेट्स है और न्यू RDD ये आपको मिलेगा एडजस्टमेंट से। ठीक है, सो देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया आपको, डेटर्स गिवन टू यू 80,000। सो सबसे पहले आपके बैलेंस शीट में एक बार आपने टू बैड डेट क्या ये फॉर्मेट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपका डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड में डेटर्स द अमाउंट गिवन टू यू इज रुपीज 80,000। जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में होगा उसका एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो डेटर्स बैलेंस शीट असेट में आ गया 80,000 इनर कॉलम में, देन बैड डेट्स गिवन टू यू 5,000। तो ये जो बैड डेट्स है ये दिस इज टू बैड डेट्स, ये यहाँ पर लेंगे आप 5,000 इनर कॉलम में। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 2,000, ये जाएगा आपका ओल्ड आरडीडी 2,000। ठीक है, देन कम टू द एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट्स रुपीज 5,000, हमारे और पैसे डूब गए 5,000। सो आपको क्या करना होगा, पहला इफेक्ट बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट दिया है उसके दो इफेक्ट्स, सो ये जाएगा आपका लेस बैड डेट्स 5,000, तो ये आ गया आपका 80,000 माइनस 5,000 इज 75,000। तो बैड डेट का इफेक्ट पहले आपने डेटर में से माइनस कर दिया। सेकेंड इफेक्ट ऐड न्यू बैड डेट्स, यहां पर इसको ऐड कर दे 5,000। वेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देन अगली एडजस्टमेंट है मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑफ डेटर्स। तो बैड डेट जाने के बाद जो आपके डेटर्स बचे 75,000, इसके ऊपर आपको प्रोविजन करनी होती है, 80,000 पर नहीं करना। बैड डेट जाने के बाद जो फिगर बचेगी नेट डेटर 75,000, इसके नीचे आप कर देंगे लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट at
5%. So 75,000 का 5% 3,750. सिर्फ RDD मत लिखना, शॉर्टकट मत यूज करना, लिखना पूरा ही। ये 3,750 आप लेस कर देंगे एंड दिस विल बी इन आउटर कॉलम 71,250 और ये जो 3,750 है यहाँ पर आएगा आपका न्यू RDD करके 3,750। फिर आप इसका टोटल लगाइए यहाँ पर 5,000 प्लस 5 प्लस 3 इट इज 13,750 में से आपका 2,000 क्या इट इज 11,750। ये आएगा आउटर कॉलम में, ठीक है। ये इस तरह से आपको इसको प्रेजेंट करना होगा। लेट्स हैव वन मोर। आइए सर देखिएगा क्या दिया आपको, डेटर्स 1,23,000, बैड डेट्स 4,000, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000. So as I already said, and there is adjustment is maintain RDD at 5% of debtors. Now he is only maintain RDD आपको दिया हुआ है, बट जैसे मैंने आपको कहा कि आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा पहले ना फॉर्मेट लिख देंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। हम लोग कहाँ पर लिख रहे हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं। सो आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप अपना फॉर्मेट लिखेंगे, टू बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट एड न्यू RDD, एक लाइन छोड़ देंगे आप टोटल के लिए, एंड देन लेस ओल्ड RDD। ये बाय डिफॉल्ट ये चार चीज आप लिख के रखेंगे, ध्यान में रखना। बैड डेट्स की फिगर और ओल्ड RDD की फिगर ये आपको ट्रायल बैलेंस से मिलती है, और न्यू बैड डेट्स एंड न्यू RDD की फिगर आपको एडजस्टमेंट से मिलेगी। ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट लिख के रखा बैड डेट RDD के लिए, ठीक है। नाउ क्या दिया आपको, डेटर्स 1,23,000। सो ये डेटर्स इन योर बैलेंस शीट असेट साइड, डेटर्स इनर कॉलम में आएगा 1,23,000, इनर कॉलम में 1,23,000। देन बैड डेट्स गिवन टू यू 4,000। सो ये आपका बैड डेट, ये आपके P&L को इनर कॉलम में 4,000 एंड देयर इज अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5,000। ये आपका ओल्ड RDD, ये यहाँ पर जाएगा 5,000। ओके, ये हो गया ट्रायल बैलेंस की चीजें। नाउ एडजस्टमेंट क्या दी आपको, मेंटेन RDD एट 5% ऑफ डेटर्स। नाउ दिस टाइम देयर इज नो फर्दर बैड डेट, नया बैड डेट कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली आपसे कहते हैं कि मेंटेन RDD एट 5% ऑफ डेटर्स। तो ये जो डेटर्स है, डेटर में से आप कर देंगे लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 5%। सो 1,23,000 का 5% आप निकाल के लेना इसको, 1,23,000 का 5% इंटू 5/100 दैट कम्स टू 6,150। ये आएगा इसका आंसर। ये आप लिख देंगे यहाँ पर 6,150 और ये माइनस करके आउटर में आएगा आपका 1,16,850, ठीक है। और ये आपका न्यू RDD 6,150। अब इस प्रॉब्लम में क्या हुआ, आपको सिर्फ डायरेक्टली RDD की एडजस्टमेंट बोली है, उन्होंने फर्दर बैड डेट नहीं बोला आपको। अगर न्यू बैड डेट्स नहीं बोला है तो आप क्या कर दो, ये न्यू बैड डेट का क्या कर दो, 0 लिख दो। आप इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा। ये चार सीक्वेंस में 1 2 3 4, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सीक्वेंस ऑफ फॉलो कीजिएगा। अगर इनमें से किसी एक आइटम के लिए अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो वहां पर 0 लिख दो, लेकिन ये फॉर्मेट फॉलो करो क्योंकि बैड डेट RDD में इससे बढ़कर कुछ नहीं होता, ठीक है। सो न्यू बैड डेट नहीं दिया है तो हमारा फॉर्मेट तो लिखा है न्यू बैड डेट, वहां कर दो 0 एंड टेक द फिगर 4,000 प्लस 6,150 इज 10,150 माइनस 5,000। सो दिस इज व्हाट आउटर में 5,150 ये आएगा आपका आउटर में, और ये डेटर्स आपका आउटर में 1,16,850। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, देन वन मोर एडजस्टमेंट फॉर योर बैड डेट्स। One more time I am showing this. Debtors 2,42,000, bad debts 4,000, further bad debt 2,000 and maintain RDD at 5% of debtors. Bad debt RDD. So पहला काम आपका आपके P&L को कहाँ पे करें हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहे हैं इसको। So this is what your profit and loss को डेबिट, टू bad debts, add new bad debt, एड न्यू RDD, इसका टोटल करके
लेस ओल्ड आरडीडी। ध्यान रखना ये आइटम बैड डेट्स एंड ओल्ड आरडीडी आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस से, और न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी ये मिलेगा आपको एडजस्टमेंट में से। आइए क्या दिया ट्रायल बैलेंस में, डेटर्स 2,42,000। सो टेक योर बैलेंस शीट, असेट साइड, डेटर्स इनर कॉलम 2,42,000, देन बैड डेट्स 4,000, ये आपके P&L के इनर कॉलम में 4,000, ये आपका फॉर्मेट में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, ये सीक्वेंस आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। देन क्रेडिट साइड में यहाँ पर इस टाइम आरडीडी आपको नहीं दिया, आपको आरडीडी नहीं दिया ट्रायल से, मतलब आपको ओल्ड आरडीडी नहीं दिया तो बेटा यहाँ पे आप जीरो कर दो, टेंशन नहीं लेने का, फॉर्मेट को फॉलो करना है, लेकिन कोई फिगर नहीं दिया तो जीरो कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। देन एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट्स 2,000। सो जो आपके डेटर्स है 2,42,000, इसमें से लेस बैड डेट, तो आपके जो डेटर्स थे 2,42,000 उसमें से 2,000 आपके डूब गए, तो आपके डेटर में से माइनस कर दो, ये आ गया 2,40,000, ये आपका ऑलरेडी साल में डूबा था 4,000 और ये नया आ गया 2,000, ये हो गया ऐड। आगे कह रहे हैं मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑफ डेटर्स। तो जो आपका डेटर्स है, कितना डेटर्स रहा आपका 2,40,000, इनमें से कर देंगे आप लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, हाउ मच इट इज 5%, वो कह रहे हैं 5%। सो 2,40,000 का 5% ये होता है आपका 12,000, ये लेस करके आउटर में आपको लिखना होगा 2,28,000, और ये आपका न्यू आरडीडी है। P&L में यहाँ पर कर देंगे इसका सेकेंड इफेक्ट 12,000, खत्म हो गया। सो 4,000 + 2 + 12 इट इज 18,000 - 0 इट इज व्हाट आउटर में 18,000। आई होप इट इज क्लियर। आपको लिखना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, नहीं तो वीडियो को आप इसी तरह से आगे चलने दीजिएगा, जितने भी एडजस्टमेंट है मैं सब आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। देन आइए कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। यहां आपको क्या दिया है, डेटर्स 1,50,000, क्रेडिटर्स 90,000, और एडजस्टमेंट में आपको दिया है मिस्टर राम इज डेटर फॉर 7,000 एज वेल एज क्रेडिटर फॉर बीज 5,000। तो एक ही कॉमन पर्सन हमारा डेटर है, मिस्टर राम हमारा क्या है सर, वो हमारा डेटर है, ही इज अ डेटर फॉर 7,000 एज वेल एज वो क्या है हमारा क्रेडिटर फॉर 5,000। मतलब राम हमारा डेटर है, मतलब हमें उससे लेना 7,000 रुपए है, और राम हमारा क्रेडिटर है, मतलब हमने उसको देना 5,000 है। अब राम से हमने कुछ परचेस किया होगा इसलिए हमें उसको देना 5,000 है, और राम ने हमसे कुछ परचेस किया होगा, मतलब हमने राम को कुछ सेल किया होगा इसलिए हमें उससे लेना 7,000 है। तो लेना 7,000 है और देना 5,000 है, मतलब ये नेट हमें सिर्फ उससे लेना 2,000 रुपए है। बात समझ में आ रही है आपको। देखिए सर हमको यहाँ पर देना मतलब वो हमारा क्रेडिटर है 5,000, और हमें उससे लेना है मतलब वो हमारा डेटर है ऑफ ₹7,000। इसका मतलब अगर लेना और देना नेट देखें तो नेट सिर्फ हमें उससे लेना है कितना 2,000, मतलब कॉमन दोनों में जो 5,000 है वो 5,000 हमें इस केस में कैंसिल करना पड़ेगा। सो एक ही व्यक्ति अगर आपका कॉमन डेटर क्रेडिटर है तो उस केस में जो दोनों में की डेटर और क्रेडिटर की जो लोअर फिगर है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। इसका इफेक्ट हम किस तरह से देंगे, देखिए सबसे पहले डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 1,50,000 एंड क्रेडिटर्स 90,000, इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। डेटर्स आपका बैलेंस शीट असेट में लिखा जाएगा, डेटर्स इनर कॉलम में 1,50,000, क्रेडिटर्स लाइब्रेरी साइड में इनर कॉलम में 90,000, ठीक है, ये आपने लिखा इनर कॉलम में। नो एडजस्टमेंट क्या है आपकी, राम इज ए डेटर एज वेल एज क्रेडिटर, तो डेटर 7,000 का है, क्रेडिटर 5,000 का है, दोनों में लोअर फिगर है 5,000, वो कैंसिल हो जाएगी। सो डेटर में हम लोग लिखेंगे लेस क्रेडिटर ब्रैकेट में राम 5,000, और ये आउटर में आएगा 1,45,000, और क्रेडिटर में से लिखा जाएगा लेस डेटर ब्रैकेट में लिखा जाएगा राम 5,000, आउटर में आएगा 85,000।
ध्यान रहे डेटर क्रेडिटर में से जो लोअर फिगर है वो आपको माइनस करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम एडजस्टमेंट है। डेटर 2,70,000, क्रेडिटर 1,35,000। मिस नेहा is a debtor for 12,000 as well as a creditor for 15,000. Now this time debtor 12,000 है, मतलब हमें लेना 12,000 है और वो हमारी क्रेडिटर है 15,000, मतलब हमें देना 15,000 है। सर लेना 12,000 है और देना 15,000 है, मतलब नेट सिर्फ देना 3,000 है। इसका मतलब इस बार ये जो कॉमन में है ना 12,000 इस बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसका प्रेजेंटेशन कैसा आएगा। सो टेक योर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले जो ट्रांस बैलेंस में डेटर्स है इनर कॉलम में ले लिया 2,70,000, क्रेडिटर्स 1,35,000। इनमें से करना होगा आपको लेस, डेटर से लेस करना क्रेडिटर, ब्रैकेट में स्नेहा 12,000। ये आउटर में हो जाएगा आपका 2,70,000 माइनस 12,000 इज 2,58,000। और क्रेडिटर में से होगा लेस डेटर स्नेहा माय बेटर हाफ 12,000 इज 1,23,000। डन। सो दिस इज व्हाट कॉमन डेटर एंड क्रेडिटर। इसमें ध्यान रखना जो लोअर फिगर होगी चाहे वो डेटर की हो चाहे क्रेडिटर की हो, जो लोअर फिगर होगी वो दोनों में से माइनस होगी। डेटर में से माइनस करना क्रेडिटर और क्रेडिटर में से माइनस करना डेटर। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6। अभी यहां पर आपको क्या दिया है। इट इज गिवन टू यू डेटर्स 1,60,000 एंड बिल्स रिसीवेबल 40,000। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹10,000। बिल से रिसीवेबल में 10,000 के बिल ऐसे हैं जो कि हमारे डिसऑनर हो चुके हैं। अब इसका एडजस्टमेंट इफेक्ट कैसे दिया जाएगा। सो आइए सर, ये एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या होगा कि दोनों आइटम आपके बैलेंस शीट एसेट के हैं। सो पहले आप क्या करेंगे, डेटर्स इनर कॉलम में 1,60,000 एंड बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट एसेट कॉलम में 40,000। देखिए क्योंकि इस वक्त मेरा फोकस आपके एग्जाम की तैयारी की ओर है, तो जो भी इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे फुल एंड फाइनल इफेक्ट्स है। इस वक्त हम इसके डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि सर यही इफेक्ट क्यों दिया है हमने, तो वो समझाने का भी टाइम नहीं है। अभी आपको एग्जाम है, एग्जाम को आपको फेस करना है, ठीक है। आपको डिटेल चाहिए तो हर जगह पर मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हैं, आप इसके मुझको कॉल करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी कोई भी क्वेरी रहेंगी तो, ठीक है। बट अभी जो है हम एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं इस पूरे टॉपिक को। सो नाउ बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल 10,000। तो हमारा जो बिल्स रिसीवेबल है इसमें हमारे डिसऑनर्ड बिल है, मतलब बिल तो है लेकिन ऑलरेडी डिसऑनर हो चुका है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में आपको बिल्स रिसीवेबल में से कर देंगे आप लेस और डेटर में कर देंगे ऐड। बिल्स में करेंगे आप डिसऑनर्ड बिल, डिसऑनर्ड बिल 10,000, यहां से हो जाएगा लेस और ये आएगा आउटर में 30,000 और डेटर में आएगा ऐड डिसऑनर्ड बिल, डिसऑनर्ड बिल 10,000 और ये आउटर में आएगा 1,70,000। सो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर के केस में आपको बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करना है और डेटर में ऐड करना है। ओके नेक्स्ट, डेटर्स आपको दिया है 1,60,000 और सेल्स दिया है 6,40,000, ठीक है। और इससे संबंधित एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000 रुपए। मतलब हमने सेल तो किया लेकिन हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जो 6,40,000 का सेल है इसके अंदर ये जो 6,000 का जो सेल हमारा हो चुका है लेकिन उन्होंने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स की एडजस्टमेंट होगी तो इसे आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। सो हियर सबसे पहले डेटर्स, ये आपका डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। डेटर्स इनर कॉलम में आएगा 1,60,000 और जो सेल्स है ये आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट में, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में बात कर रहे हैं। सो इट इज अ बाय सेल्स
is 6,40,000 inner column. Now adjustment unrecorded sales, इसे आपको add in a sales, add in a debtors, क्योंकि इसकी एंट्री होती है एक्चुअली डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सो डेटर्स को और डेबिट करना होता है, सेल्स को और क्रेडिट करना होता है. तो डेटर्स में ऐड कर दो एंड सेल्स में भी ऐड कर दो. सो इसका एडजस्ट बेनिफिट आप लिखेंगे सेल्स में ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000, ये आउटर में आ गया 6,46,000. और डेटर्स में भी कर देंगे आप ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000. दिस इज व्हाट आउटर में 1,66,000. सो अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स. ओके, नेक्स्ट डेटर्स 1,60,000, सेल्स 6,40,000, अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000. आई गेस हमारा रिपीट हो गया है. वी ऑलरेडी डिड दिस. नंबर 7. आइए सर, नाउ एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू योर क्रेडिटर्स. क्रेडिटर संबंधित कुछ एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे यहाँ पर. यू कैन सी हियर परचेसेस 14,50,000, क्रेडिटर्स 3,40,000 एंड आपको इस बार दिया है अनरिकॉर्डेड परचेसेस 10,000. व्हाट इज गिवन टू यू इज अनरिकॉर्डेड परचेसेस 10,000. सो जैसा अनरिकॉर्डेड सेल्स था वैसा अनरिकॉर्डेड परचेसेस. तो पहला इफेक्ट इसमें क्या होगा, इसका एडजस्ट इफेक्ट में क्या आएगा, आपको परचेस में करना होगा ऐड और क्रेडिटर्स में भी करना होगा ऐड. मैं आपको दिखाता हूँ. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपका डेबिट में आएगा टू परचेसेस 14,50,000 एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा क्रेडिटर्स कितना था क्रेडिटर्स 3,40,000. क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 3,40,000. देन एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड परचेसेस 10,000, अनरिकॉर्डेड परचेसेस 10,000. सो परचेस तो क्या लेकिन बुक्स में नहीं लिखा, तो इसका इफेक्ट आएगा परचेस में करेंगे आप ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस. देखिए एडजस्टमेंट का इफेक्ट मैंने आपको अलग कलर के पेन से दिखा रहा हूं. आपको एग्जाम में ऐसे दो कलर के पेन यूज नहीं करना है. ये 14,50,000 में ऐड कर दिया. दिस इज व्हाट आउटर में 14,60,000 और ये आपके क्रेडिटर्स में भी ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस 10,000. So this is what outer में 3,50,000. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 9. अगर आप हमारा डिटेल भी इसका अगर रिवीजन बैच फुल फ्लेज क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फुल फ्लेज ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, अगर इस तरह के अगर आप लेक्चर देखना चाहें तो मेरा रिवीजन बैच भी यूट्यूब पर अवेलेबल है. पावर प्ले रिवीजन बैच सीए संदीप देसरडा, इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सभी चैप्टर्स के रिवीजन बैचेस विद फुल सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं. ठीक है. देन अगला एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स 3 लाख, बिल्स पेबल 35,000 एंड आपसे कहा गया है कि बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल रुपीज 5,000. बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल 5,000. जैसा बिल्स रिसीवेबल का था ना, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, वैसा ये आपका बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल. अब इस केस के अंदर क्या करना होगा आपको. तो देखिए इस केस में आपको दिया है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो ध्यान रखना है ऐसे केस में आपके लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे क्रेडिटर्स कितना था, क्रेडिटर्स 3 लाख, इनर कॉलम में ऑफ कोर्स 3 लाख एंड बिल्स पेबल इनर कॉलम में 35,000. नाउ डिसऑनर्ड बिल इज ऑफ रुपीज 5,000. तो जो बिल्स पेबल है उसमें से 5,000 के बिल डिसऑनर हो चुके हैं, तो क्या करेंगे आप बिल्स पेबल में से हो जाएगा लेस और क्रेडिटर्स में कर देंगे आप ऐड. So bills payable dishonored
5,000 यहाँ ऐड हो गया, सो 3,05,000 और बिल्स पेबल से लेस हो जाएगा बिल्स पेबल डिसऑनर्ड 5,000 एंड दिस इज व्हाट आउटर में 30,000। ये आएगा इसका इफेक्ट, ध्यान रखना। नेक्स्ट बच्चों ये हमारी काम की चीज, वी आर टेकिंग द क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन सिंस लास्ट 20 ईयर्स। हाल ही में हमारा जो टॉपर आया वेदांत मंत्री, इट वाज विद 348 मार्क्स, सो मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 300 प्लस मार्क्स। आप हमारे लाइव बैच भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमारा पेन ड्राइव भी परचेस कर सकते हैं। हमारा लेक्चर गूगल ड्राइव पर भी अवेलेबल है। ऑल सब्जेक्ट्स आर टॉट बाय ऑल द वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टीज। मैं खुद अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। आप हमारा लेक्चर गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव पे खरीद सकते हैं। ऑल द 4 सब्जेक्ट्स जस्ट फॉर रुपीज 22,000, 22,000 की प्राइस है। वैलिडिटी इसकी 9 महीने की रहेगी और व्यू आप इस लेक्चर को 2 बार कंप्लीटली देख पाएंगे, ठीक है। अगर आप सीए फाउंडेशन करते हैं तो ये हमारे लिए आपको बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ कमिंग टू द एडजस्टमेंट फॉर डेप्रीसिएशन। एडजस्टमेंट फॉर डेप्रीसिएशन, पेन ड्राइव खरीदने के लिए आप हमें ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं आप इसके ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नंबर दिया है आप इसके ऊपर कॉल करेंगे, ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ एडजस्टमेंट फॉर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट है। अब तक हमने देखे एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स, फिर क्रेडिटर्स, फिर हम देखेंगे डेप्रीसिएशन। इसी तरह से हम एडजस्टमेंट देखेंगे आपके गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट के, पार्टनर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक आइटम्स अगर ट्रायल बैलेंस में आए तो हाउ इट इज टू बी एंड वेयर इट इज टू बी प्रेजेंटेड। आइए डेप्रीसिएशन को कंटिन्यू करते हैं। आपको दिया है सर मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 60,000 और आपसे कहा है कि डेप्रीसिएट मशीनरी एट 20% एंड फर्नीचर एट 20%। एकदम सादा सिंपल एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन का। तो इस केस में मशीनरी एंड फर्नीचर, ये सबसे पहले आपके बैलेंस शीट इनर कॉलम में मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 60,000। आपसे कहा गया है सिंपल डेप्रीसिएट मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 20%। मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू कम होती है, इसलिए एडजस्टमेंट इफेक्ट में मशीनरी में से आप कर देंगे लेस डेप्रीसिएशन एट 10%। सो 1 लाख का 10% इज 10,000 और ये आउटर में आ जाएगा 90,000। सो पहला इफेक्ट उस रिस्पेक्टिव असेट में से आप इसको माइनस करेंगे और क्योंकि डिक्रीज इन वैल्यू हमारा लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस को, ध्यान रहे, प्रॉफिट एंड लॉस को आप डेबिट कर देंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, टेक इट इन द इनर कॉलम। अगर एक से ज्यादा असेट है तो इनर में लिखिएगा, अगर एक ही असेट होगा तो डायरेक्टली आउटर में लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास और एक असेट भी है फर्नीचर, जिसका डेप्रिसिएशन कितना है 20%। तो आइए इस फर्नीचर पे हम लोग करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। किसी भी तरह से कोई शॉर्टकट सिर्फ डीईपी डेप एट 20% ऐसा नहीं लिखना, पूरा लिखना 20%, क्योंकि जैसे ही आप बहुत ज्यादा स्कोर करने लग जाते हैं ना तो एग्जामिनर हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके मार्क्स कहाँ पर कट किए जाए। सो किसी भी तरह का कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना। सेकेंड इफेक्ट P&L को डेप्रीसिएशन फर्नीचर 12,000 और फिर ये टोटल आउटर में 22,000। इस तरह से आएगा इसका प्रेजेंटेशन। डेप्रीसिएशन असेट में से माइनस करना और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देना, ठीक है। द नेक्स्ट मशीनरी फिर से दी आपको 1 लाख रुपए, परचेसेस दिए 12,50,000 और आपसे ये कहा गया है कि परचेसेस इंक्लूड मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 October 22 फॉर ₹40,000 एंड आगे कहते हैं डेप्रीसिएट मशीनरी एट 10%। क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि आपके पास एक मशीनरी है
1 लाख रुपए की। ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि परचेसेस इंक्लूड मशीनरी परचेस ऑन 1 अक्टूबर 22 फॉर रुपीज 40,000। मतलब आपने ड्यूरिंग ईयर एक मशीनरी परचेस की, बट बाय मिस्टेक वो आपके परचेसेस में इंक्लूड है, ना कि मशीनरी में। तो मुझे पहले इसको, जो आपने मशीनरी परचेस की है लेकिन जो परचेस में इंक्लूड है, मुझे परचेस में उसको माइनस करना पड़ेगा और मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद आएगा मशीनरी पर डेप्रिसिएशन। सी हाउ इट विल बी। सबसे पहले तो आपका मशीनरी 1 लाख, सो आई विल टेक इट टू द एसेट साइड। मशीनरी 1 लाख, मशीनरी 1 लाख, और परचेसेस आपको दिया है 12,50,000। सो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट, परचेसेस 12,50,000 टू परचेसेस 12,50,000। ओके, ये बेसिक आपको ट्रांस में दिया हुआ है। नो परचेसेस इंक्लूड, परचेस में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? मशीनरी परचेस की हुई। परचेस में इंक्लूड है ना भाई, मशीनरी परचेस की है तो मशीनरी में आना चाहिए था, ना कि परचेस में। तो क्या करो, परचेस में से हटा दो। सो लेस मशीनरी परचेस्ड, कितने की है? 40,000 की है, या माइनस कर देंगे तो ये आउटर में आ जाएगा 12,10,000। और ये जो मशीनरी है इसमें कर देंगे आप ऐड मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 40,000, टोटल हो गया 1,40,000। सो टोटल मशीनरी आ गई 1,40,000। अब इसमें से जाएगा लेस डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन एट 10% पर एनम। अब गड़बड़ मत करना बच्चा, 1,40,000 का 10%, 14,000 आप डेप्रीसिएशन लेने की गलती मत करना। इट इज नॉट 14,000। वेट, देखिएगा क्या है, ये आपका था 1 अप्रैल 22, तब आपके पास मशीनरी थी 1,00,000 रुपए की। ये यहाँ पर आपने 1 अक्टूबर 22 को और मशीनरी परचेस की 40,000 की, जो कि गलती से हमारे परचेस में इंक्लूड थी, हमने वहां से माइनस किया और ये मशीनरी हमने ऐड कर दिया। इसलिए एज ऑन टुडे 31 मार्च 23 को हमारे पास मशीनरी हो चुकी है 1,40,000। अब डेप्रिसिएशन करते ध्यान रखना कि जो मशीनरी आपके पास साल के शुरुआत में थे 1422 को, वो तो आपकी ईयर एंड तक यूज हो गई 31 मार्च तक, दैट इज यूज फॉर 12 मंथ। तो ये जो 1,00,000 है ना, इसके ऊपर पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। इस 1,00,000 पर 12 महीने का आएगा डेप्रिसिएशन, 1,00,000 का 10%, दैट इज 10,000। और ये जो 40,000 की मशीनरी है, ये जो 40,000 की मशीनरी है, ये 1 अक्टूबर से ली ना, तो 31 मार्च तक इट इज यूज ओनली फॉर 6 मंथ पीरियड। अगर 6 महीने के लिए अगर आपने इसे यूज किया है तो इसके ऊपर सिर्फ 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन आएगा, 6 मंथ डेप्रिसिएशन। तो 40,000 का 10% आएगा 4,000, जो कि पूरे साल भर का होगा, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ हाफ ईयर का, दैट इज 2,000। तो इस तरह से 10 + 2, my total depreciation will be rupees 12,000. Do remember 1,40,000 का 10% नहीं करना, 1,00,000 का 12 महीने का 10,000 और 40,000 के ऊपर सिर्फ 6 महीने का 2,000। टोटल डेप्रिसिएशन इज रुपीज 12,000 और ये आपका डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पर 12,000 और ये आउटर में आएगा 1,28,000। डोंट फॉरगेट दिस डेप्रिसिएशन आपके P&L को, तो ध्यान रखना ये आपका ट्रेडिंग यहाँ पर खत्म हो जाएगा और P&L के हिस्से में आप लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 12,000। ठीक है, नेक्स्ट अगला सेम है, फिर से एक बार जस्ट रिपीटेशन के लिए है मैंने। मशीनरी 2,00,000 है, परचेसेस 15,60,000। परचेसेस इंक्लूड अगेन द सेम एडजस्टमेंट, परचेसेस इंक्लूड मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 23 फॉर रुपीज 60,000 एंड डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10%। थोड़ी अनयूजुअल एडजस्टमेंट है इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ इसको। मशीनरी 2,00,000, सो हियर इट इज योर इनर कॉलम मशीनरी 2,00,000, purchases is 15,60,000
टू परचेसेस 15,60,000। तो परचेस में इंक्लूड है तो परचेस में से कर दो माइनस 60,000। सो परचेस में से हो जाएगा लेस मशीनरी परचेस्ड 60,000, आउटर में 15 लाख, और मशीनरी कर देंगे ऐड मशीनरी परचेस्ड तारीख क्या थी इसकी 1 जनवरी 23, 60,000। सो ये हो गया 2,60,000। अभी आएगा 2,60,000 पर डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन एट 10% पर एनम। तो 2,60,000 का 10% 26,000 लेने की गलती मत करना। फिर से आपको बता दूं ये कैसे हुआ था हमारा साल की शुरुआत 1422, यहाँ पर हमारे पास मशीनरी 2 लाख की है, फिर ये यहाँ पर 1123 को हमने मशीनरी परचेस की ऑफ रुपीज 60,000 के चलते हमारे पास 31 मार्च 23 को टोटल मशीनरी 2,60,000 की है। तो देखिएगा जो 2 लाख की मशीन है, ये 2 लाख की मशीन 1/4/22 को हमारे पास थी, पूरे साल भर यूज हो गई, पूरे 12 महीने यूज हो गई। इसके ऊपर 12 महीने का डेप्रीसिएशन फॉर 12 मंथ, तो 2 लाख का 10% आएगा 20,000 रुपए। और जो 1123 को लिए इट इज फ्रॉम 1123 टू 31 मार्च, इट इज यूज ओनली फॉर 3 मंथ्स पीरियड, तो इसके ऊपर आएगा 3 मंथ्स डेप्रीसिएशन, 3 मंथ्स डेप्रीसिएशन। तो 60,000 का 10% आएगा 6,000 रुपए, 6,000 12 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए आएगा सिर्फ 1,500 रुपए। सो दिस डेप्रीसिएशन इज 21,500, टोटल डेप्रीसिएशन आया आपका 21,500, और ये हो जाएगा लेस 21,500, ये आउटर में आया आपका 2,38,500। ओके, और ये 21,500 का सेकेंड इफेक्ट इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने ट्रेडिंग की लाइन लगा दी बीच में, और ये यहाँ पर मेरा 2 डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 21,500। I hope it is very clear to you. Then next, अगला आइटम है ट्रायल बैलेंस। फर्नीचर आपको दिया है 2 लाख रुपए, और आपसे कह रहे हैं कि फर्नीचर इंक्लूड, सर इस बार क्या कह रहे हैं कि फर्नीचर में ही इंक्लूड है, फर्नीचर इंक्लूड्स फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 23 रुपीज 60,000 एंड डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 10%। परचेज की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको, वो आपसे कह रहे हैं सर इस केस में परचेज की जरूरत है भी नहीं। अब क्या कह रहे हैं, फर्नीचर है 2 लाख रुपए, सो आई विल से ऑन दी एसेट साइड फर्नीचर 2 लाख। वो क्या कह रहे हैं आपसे, फर्नीचर इंक्लूड्स, सो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको कि फर्नीचर में इंक्लूड है, फर्नीचर में इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, तो ये जो 2 लाख है ना सर, इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। ये 2 लाख कब के, मैंने 31 मार्च 23 के जो 2 लाख है, दिस इंक्लूड्स फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 23 रुपीज 60,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा साल शुरू हुआ 1422, दिस इज व्हाट ईयर एंड 31 मार्च 23, और ये यहाँ पर मेरा फर्नीचर है 2 लाख रुपए का। हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्नीचर की बात कर रहे हैं, 2 लाख रुपए। वो कहते हैं इस 2 लाख में वो फर्नीचर इंक्लूड है जो कि हमने परचेज किया है 1123 को, ये यहाँ पर 1123 को हमने परचेज किया है 60,000 का। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली 1422 को मेरे पास कुछ फर्नीचर था, कितना था मुझे नहीं पता, उसमें ये 60,000 ऐड करके ये आया है 2 लाख रुपए। तो बात बिल्कुल साफ है कि मेरे पास यहाँ पर 1422 को डेफिनेटली मेरे पास फर्नीचर होगा 1,40,000 का, जिसके अंदर हमने 1 जनवरी को परचेज किया 60,000 का,
और 1,40,000 प्लस 60 ये आ चुका है हमारा 2 लाख रुपए। बेटा फिर से समझिएगा, पिछला जो प्रॉब्लम था उसमें क्या दिया था आपको, पिछले प्रॉब्लम में दिया था कि परचेसेस इंक्लूड, वो कह रहे थे कि परचेस में इंक्लूड है, इसलिए हम परचेस से माइनस करके मशीनरी में ऐड कर रहे थे। यहाँ वैसी बात नहीं है, यहाँ वो कह रहे हैं कि फर्नीचर में इंक्लूड है, वो ये नहीं कह रहे कि परचेस में इंक्लूड फर्नीचर है, नहीं, फर्नीचर जो 2 लाख का है उसी में इंक्लूड है, गलती कुछ नहीं है। इस बार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो 2 लाख रुपए है इसमें वो भी फर्नीचर है जो कि हमने 1 जनवरी को लिया है फॉर रुपीज 60,000। तो आज हमारे पास 1123 को फर्नीचर है 2 लाख का, इसमें 1123 का है 60,000 का, मतलब ही 1422 को हमारे पास था 1,40,000 का, ये आपको समझना है इसके अंदर। तो जो ओपनिंग का फर्नीचर है 1,40,000, इसके ऊपर आएगा 12 महीने का डेप्रिसिएशन रुपीज 14,000, और ये जो 60,000 है 1123 को लिया, इट इज ओनली फॉर 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर आएगा 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन रुपीज 1,500 एंड टोटल डेप्रिसिएशन विल कम टू 15,500, 15,500 रुपए आएगा आपका डेप्रिसिएशन। गॉट इट? सो ये जाएगा यहाँ से आपका फर्नीचर में से लेस डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम 15,500, आउटर में आएगा 1,84,500, और ये 15,500 आपके प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट जाएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 15,500। गॉट इट? दोनों में बेसिक फर्क है। पहला जो हमने किया था मशीनरी का, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको दिया था परचेस इंक्लूड, इसके अंदर ओहो कहां चला गया मैं सर, उसके अंदर आपको दिया था मशीनरी इंक्लूड्स, इसके अंदर आपको दिया गया था मशीनरी इंक्लूड, इसलिए हमने परचेस में से माइनस किया था। इस बार ऐसा नहीं है सर, इस बार आपसे कह रहे हैं कि जो फर्नीचर है फर्नीचर में ही इंक्लूड है, तो फर्नीचर माइनस क्या करना है सर, जरूरत थोड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट। अभी दोनों एडजस्टमेंट को मैंने एक बार साथ में लिया है, नहीं सेम एक फिर से एक बार रिपीट करके दिखा रहा हूं आपको। फर्नीचर 3 लाख, फर्नीचर इंक्लूड्स फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 22 1 लाख एंड डेप्रिसिएट फर्नीचर 10%। अगेन सेम एडजस्टमेंट एक बार फिर से करके दिखा रहा हूं आपको। सो ये आएगा आपका असेट में फर्नीचर 3 लाख, फर्नीचर 3 लाख। वो कह रहे हैं कि जो आपका फर्नीचर है, जो हमारा फर्नीचर है, तो दिस इज व्हाट 1422, और एज ऑन टुडे 31 मार्च 23 को जो हमारा 3 लाख का फर्नीचर है, दिस फर्नीचर इंक्लूड्स फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 22 रुपीज 1 लाख। इसमें यहाँ पर 1 अक्टूबर 22 को हमने 1 लाख का जो फर्नीचर किया वो इस 3 लाख में इंक्लूड है। इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली ओपनिंग में मेरे पास यहाँ पर 2 लाख का फर्नीचर है, तभी तो 1 लाख ऐड करके 3 लाख हुआ है। सो अब डेप्रिसिएशन, ये जो 2 लाख का मशीनरी होगा ओपनिंग का फर्नीचर, ये 1422 से लेके 31 मार्च तक यूज होगा, पूरा 12 महीने का, तो इसके ऊपर आएगा डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का। 10% ऑफ 2 लाख इज 20,000, और ये जो 1 लाख का है सर, इस 1 लाख के ऊपर आएगा आपका 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ डेप्रिसिएशन, 6 महीने का डेप्रिसिएशन, जो कि होगा 1 लाख का 10%, 10,000 फॉर ईयर, हमें चाहिए आधा, 6 महीने का रुपीज 5,000। सो 20,000 प्लस 5,000 इज व्हाट 25,000 विल बी योर डेप्रिसिएशन। सो यहाँ हो जाएगा आपका लेस डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम 25,000, और ये आएगा आउटर में 2,75,000। सेकेंड इफेक्ट ऑफ कोर्स इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 25,000। I hope it is very clear. Okay.
नेक्स्ट, नाउ एडजस्टमेंट्स फॉर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक संदर्भ में कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दिए। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रैवलर्स में नहीं दिया जाता, हाँ कभी कभी दिया भी जाता है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी एडजस्टमेंट को क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड ₹1 लाख। सर क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, एडजस्टमेंट आपको दिया गया। दो इफेक्ट ध्यान रखना, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग को क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग को क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹1 लाख। और दूसरा इफेक्ट जाएगा इसका बैलेंस शीट असेट साइड में स्टॉक इन ट्रेड, बैलेंस शीट असेट साइड में स्टॉक इन ट्रेड। कई बार है ना बच्चे इसको असेट साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक ही लिखते हैं और बोर्ड में भी आपको क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट दिया जाएगा, बट मेरा कहना है सर एज अ प्रिंसिपल अगर आप करेक्ट लिखना चाहें तो इट्स बेटर कि आप असेट साइड में स्टॉक इन ट्रेड लिखिए। क्लोजिंग स्टॉक लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले, बट इट्स अ बेटर प्रिंसिपल करेक्ट होगा स्टॉक इन ट्रेड। तो इफेक्ट ट्रेडिंग का क्रेडिट बैलेंस शीट असेट। नेक्स्ट आपसे कहा गया है क्लोजिंग स्टॉक हैविंग कॉस्ट ₹1 लाख एंड मार्केट वैल्यू 90,000 और 1,10,000। अब ये और 1,10,000 बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे। क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की आपको दी है कॉस्ट है 1 लाख और कहते हैं इसकी मार्केट वैल्यू है 90,000। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, कॉस्ट है 1 लाख रुपए और इसकी मार्केट वैल्यू है 90,000। डू रिमेंबर, जब आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों दिया जाए, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू दोनों जब आपको दिया जाए तो दोनों में से ध्यान रखना ऑलवेज विच एवर इज लोअर, ये फिगर आपको हमेशा लेनी होती है, ठीक है। सो इस केस में 1 लाख और 90,000 में से आपका जो शॉर्ट है दैट इज 90,000 से आपको वैल्यूएशन दिखाना होगा और इस केस में आएगा आपका ट्रेडिंग को क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 90,000 एंड असेट साइड में आएगा स्टॉक इन ट्रेड 90,000। इज दिस वेरी क्लियर? जो लोअर है वो आप दिखाएंगे। अभी इसी में मैंने एक और एक कॉम्बिनेशन किया है कि इंस्टेड ऑफ 90,000 समझो अगर उन्होंने आपसे कहा होता कि इसकी मार्केट वैल्यू 1,10,000। अब 2 मिनट इसको छोड़ दीजिएगा, अभी ना इसको हम साइड में रख देंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इट्स अ मार्केट वैल्यू इज ₹10,000। क्या है सर? मार्केट वैल्यू 1,10,000। अगर दिया कॉस्ट 1 लाख और मार्केट वैल्यू 1,10,000 तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा भाई, जो अगर दोनों दिया है तो जो लोअर है वो आएगा। तो इसके में कॉस्ट 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, तो जो लोअर है मतलब ही 1 लाख रुपए से आएगा वैल्यूएशन। तो इस केस में आपका आंसर होगा, ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन था। सेकेंड कॉम्बिनेशन में बाय क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉब्लम ऐसे दो नहीं देंगे एट ए टाइम, मैं आपको सिर्फ उसमें जो वेरिएशन है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 लाख एंड इन माय सेकंड ऑप्शन स्टॉक इन ट्रेड असेट साइड में आएगा 1 लाख। मैं अल्टीमेटली आपको सिर्फ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको प्रॉब्लम है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू अगर दोनों दिया जाएगा तो दोनों में से जो लोअर है अल्टीमेटली आपको उसे फॉलो करना है। गॉट इट? नेक्स्ट बच्चों ये और एक मैसेज आ गया यहाँ पर, आई एम टीचिंग फॉर CA इंटरमीडिएट ऑल्सो। हाल ही मेरा नवंबर 23 एग्जाम के लिए मेरा पेन ड्राइव लॉन्च हो चुका है जस्ट फॉर ₹9,990। इन दैट वी आर ऑफरिंग CA इंटर अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग एंड एडवांस अकाउंट, ये कुल मिलाकर 3 सब्जेक्ट कॉम्बो ऑफर हम लोग दे रहे हैं 9,990 में। फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स लेक्चर आपको पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव पर मिल सकता है। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसके अंदर सॉल्व किए हुए हैं, सभी एग्जाम के RTP MTP जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको इसके अंदर मिलेंगे। पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको बाय कर सकते हैं। कॉन्टेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर हमारा अवेलेबल है। CA फाउंडेशन का भी सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है, इंटर का, एडवांस अकाउंट, अकाउंट्स, कॉस्टिंग का अवेलेबल है। यहाँ पर भले नवंबर 23 है लेकिन आने वाले समय में हमारे हर एग्जाम के लिए हमारे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पर लेक्चर्स आपको जरूर मिलेंगे। आप चाहे तो हमारे 11th 12th के भी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के लेक्चर्स अवेलेबल है। नाउ एडजस्टमेंट फॉर लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट।
चोरी हो गई, आग लग गई, तो इसका अकाउंटिंग इफेक्ट किस तरह से दिया जाएगा। तो ऐसे केस में आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा दिया जाएगा गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, एडजस्टमेंट है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 20,000, और मैंने और एक एडजस्टमेंट साथ साथ में ली है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी आपको क्या दिया है, सिर्फ गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 20,000। नाउ दिस एडजस्टमेंट इज गिवन टू यू, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 20,000। तो इसके अंदर आपको सीधा सीधा आपको दो इफेक्ट लगाने होंगे। नंबर एक, आपके ट्रेडिंग को क्रेडिट बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 20,000। तो ये जो हमारे यहाँ पर चोरी हो गई सर, जिसके अंदर हमारा नुकसान हो गया, ये हमारा लॉस है। तो ये हमने कहाँ लिखना है, ये हमने लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। ये हमने कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट, जो गुड्स लॉस हो गए उसकी कॉस्ट ट्रेडिंग को क्रेडिट। और ये 20,000 इसके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस क्लेम की बात नहीं की है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मेरा लॉस है, इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट जो जाएगा वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 20,000। सिंपल, चोरी आपके यहाँ पे चोरी हो गई 20,000, कोई इंश्योरेंस की बात नहीं की है, तो 20,000 रुपए पहले ट्रेडिंग को क्रेडिट, जितनी कॉस्ट है उतना ट्रेडिंग को क्रेडिट, बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, कोई क्लेम मिलने वाला नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा लॉस है, पूरा का पूरा 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दीजिएगा टू गुड्स लॉस बाय थेफ्ट 20,000। ओके, नाउ और एक एडजस्टमेंट आपको दी यहां पर, गुड्स लॉस बाय फायर, आग लग गई, 10,000 के गुड्स लॉस हो गए, एंड इंश्योरेंस एडमिटेड क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी चाहिए था यहां पर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ₹7,000। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पर फायर हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया, हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास कंप्लेंट लगा दी, हमने क्लेम मांगा कि भाई हमने इंश्योरेंस लेके रखा था, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है आपका क्लेम वाजिब है, लेकिन वो उन्होंने हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया, कितना, 7,000 रुपए। तो देखिए अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले गुड्स लॉस बाय फायर 10,000, तो इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग को क्रेडिट बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो जितने की गुड्स जल गए उतनी कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग को कर देंगे क्रेडिट बाय गुड्स लॉस बाय फायर 10,000। अब इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम एडमिट किया, वो कहते हैं हम आपको क्लेम देंगे, कितना, 7,000 रुपए, मतलब इतना 7,000 रुपए क्लेम हमारा रिसीवेबल, इतना क्लेम हमें आना है, किससे आना है, इंश्योरेंस कंपनी से आना है। सो ये क्लेम आपका ड्यू है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये 7,000 रुपए आपके रिसीवेबल है, ये आएंगे आपके असेट साइड में, ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, कितना, 7,000। तो 10,000 का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम आपको देंगे 7,000 रुपए, तो ये ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आ गया असेट साइड में, 7,000 रुपए ये लेना है, मतलब हमारा नेट लॉस हुआ 3,000 रुपए, जो कि जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर 3,000, गुड्स लॉस बाय फायर 3,000। ओके, सो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट विदाउट इंश्योरेंस क्लेम रहा, तो लाल वाला फिर देख लीजिएगा, ट्रेडिंग को क्रेडिट और उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, सेम फिगर। अगर गुड्स लॉस बाय फायर है तो जितना लॉस हुआ उसका कॉस्ट ट्रेडिंग को क्रेडिट, जितना क्लेम मिलने वाला है रिसीवेबल वो बैलेंस शीट असेट में ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और जो नेट नुकसान है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट टू गुड्स लॉस बाय फायर 3,000। होप सो इट इज क्लियर। नेक्स्ट, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एकदम सिंपल चीज है बेटा, बहुत ही सिंपल होता है। आपको दिया गया प्रॉब्लम के अंदर वेजेस 50,000, सैलरी 20,000, वेजेस 50,000, सैलरी 20,000, और आपसे कहा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, प्रीपेड सैलरी 5,000। अगर आपको इफेक्ट पता है तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे ले सकते हो, अगला एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं, नहीं है तो आप देख लीजिएगा। वेजेस, नाउ वेजेस, सबसे पहले वेजेस जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस अकाउंट, टू वेजेस, इनर कॉलम में 50,000। ध्यान रखना वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट समझिए यहाँ पर क्लोज हो गया मेरा, ये ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर सैलरी जो होता है वो आता है P&L में, सो सैलरी टू सैलरी 20,000। तो पहले तो जो ट्रायल बैलेंस में हमने लिख लिया। नाउ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, तो जो हमने वेजेस पेड किया ना ऑलरेडी साल भर में, हमने कितना वेजेस पेड किया है,
50,000, बावजूद इसका अभी भी 10,000 हमारा पेड करना बाकी है। मतलब 10,000 हमारा खर्चा तो है लेकिन अब तक हमने पेड नहीं किया, लेकिन है तो खर्चा, इसलिए क्या करना होगा, वेजेस में करना होगा ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये करना पड़ेगा आपको ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, और ये आउटर में आ जाएगा आपका 60,000। ठीक है, और ये वेजेस अब तक हमने नहीं दिया, पेबल है, हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए इसका सेकेंड फिट आएगा आपके बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000, ये आएगा आपका लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। ओके, ऑन द कॉन्ट्री अगला है हमारा प्रीपेड सैलरी 5,000, प्रीपेड सैलरी 5,000 मतलब जो हमने सैलरी ऑलरेडी पेड की है 20,000 रुपए, इसमें हमारी प्रीपेड सैलरी है 5,000, मतलब हमने अगले साल के लिए हमने ऑलरेडी दे के रखा है, मतलब हमारा पेमेंट 20,000 है लेकिन खर्चा हमारा 20,000 नहीं है, उसमें से 5,000 अगले साल का है। तो ये जो प्रीपेड सैलरी ये करना पड़ेगा आपको लेस प्रीपेड सैलरी, लेस प्रीपेड सैलरी 5,000, और ये आउटर में आएगा 15,000। एंड दिस प्रीपेड सैलरी जो कि हमने फ्यूचर के लिए दे के रखा हुआ, ये हमारा असेट है, ये जाएगा आपका असेट साइड में प्रीपेड सैलरी 5,000, ये असेट साइड में दिखाया जाएगा प्रीपेड सैलरी 5,000। डन। नेक्स्ट वन मोर इज हियर, इंश्योरेंस आपको दिया है डेबिट में 10,000 एंड रेंट रिसीव्ड इज गिवन टू यू, ऑफ कोर्स हमारा इनकम है तो क्रेडिट में आ गया 40,000, एडजस्टमेंट में रेंट रिसीवेबल 8,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपए। एक बार हम फिर से कर रहे हैं इसको। सो इंश्योरेंस डेबिट वाला 10,000, ये हमारा दोनों आइटम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। सो P&L को डेबिट टू इंश्योरेंस 10,000 एंड रेंट रिसीव्ड P&L को क्रेडिट बाय रेंट रिसीव्ड 40,000, ये जो आपको ट्रायल में दिया हुआ है। नो एडजस्टमेंट, रेंट रिसीवेबल 8,000, अभी भी हमें 8,000 रुपए रिसीवेबल है, मतलब अभी भी हमको 8,000 रुपए आना बाकी है। रेंट इज रिसीवेबल, आना बाकी है 8,000, इसका मतलब ये है कि ये जो 40,000 है जो कि हमको ऑलरेडी मिल चुका है, ये तो मेरा इनकम है, लेकिन 8,000 जो नहीं मिला है वो भी मेरा इनकम है। सो दिस इज व्हाट ऐड रेंट रिसीवेबल, ये आपको करना पड़ेगा, आना बाकी है, ये हमारा इनकम है। सो 40 में 8 ऐड कर देंगे, ये आएगा आउटर में आपका 48,000, और ये रेंट रिसीवेबल लेना है, लेना है, लेना है, ये आएगा आपका असेट साइड में रेंट रिसीवेबल 8,000। देन अगला है प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने एडवांस में पेड करके रखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इसको हम करेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। डायरेक्टली आपको दिया है कि इंश्योरेंस में से 2,000 रुपए आपके प्रीपेड के हैं, तो 2,000 माइनस कर देंगे, यहाँ आउटर में 8,000, और ये हमारा फ्यूचर के लिए पेड किया, तो ये हमारा है प्रीपेड, ये हो जाएगा हमारा असेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपए। आई होप दिस इफ इट इज क्लियर। नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट मतलब बेटा जहां पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इट्स अ मैटर ऑफ जजमेंट, आपको बताएंगे नहीं यहाँ पर एडजस्टमेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ एडजस्टमेंट छुपी हो सकती है, तो डेटा कुछ जिस तरह से दिया जाता है ना उस तरह से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे आप देखिएगा इस प्रॉब्लम के अंदर आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस, लेकिन ब्रैकेट में बोला है अप टू 31 जुलाई 2023 24,000, सैलरी 10 मंथ्स, रेंट रिसीवेबल 9 मंथ्स, और एडजस्टमेंट क्या दी इसके बारे में, इसके बारे में आपको एडजस्टमेंट दी नहीं है, देयर इज नो एडजस्टमेंट, लेकिन इसके अंदर एडजस्टमेंट है। कैसे है आप देखिएगा, आप देखो सर 3 आइटम P&L के हैं, इंश्योरेंस 24,000, तो सबसे पहले मेरा प्रॉफिट एंड लॉस को, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, सो आई विल टेक टू डेबिट टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कितना है 24,000। अब वो आपसे क्या कहते हैं सर, ये जो ब्रैकेट में दिया है ना इससे आपको वो बताते हैं, आपको ब्रैकेट में बता के दे के बताते हैं ये जो इंश्योरेंस हमने पेड किया है कब तक पेड किया है, 31 जुलाई 23 तक पेड किया है। अभी हमारी डेट क्या है, अभी हमारी डेट है 31 मार्च 23 ट्रायल बैलेंस की,
और ये इंश्योरेंस मैंने 31 जुलाई तक पेड किया है। इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने के लिए पेड करते हैं, जब भी पेड किया जाता है 12 महीने के लिए पेड किया जाता है। तो ये आपने पेड किया है 12 महीने एंड तक, 31 जुलाई तक आपने पेड किया है। इसका मतलब 31 मार्च के आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का आपने प्रीपेड है। इसके अंदर 4 महीने का इंश्योरेंस आपका प्रीपेड है, जो कि आपको करना पड़ेगा लेस। सो ये हो जाएगा लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे आएगा, ये देखिए, जो 24,000 आपने पेड किया, इट इज ऑलवेज पेड फॉर 12 मंथ। इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने का पेड किया जाता है, सो डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। और ये आपने 31 जुलाई तक पेड किया, मतलब मार्च के आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इट इज 4 मंथ्स का आएगा प्रीपेड। दिस अमाउंट कम्स टू 8,000। सो 24,000 माइनस 8,000, दिस इज व्हाट 16,000 आएगा आउटर में। और ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000। गॉट इट। देन नेक्स्ट सैलरी 10 मंथ्स। सैलरी 10 मंथ्स 30,000। तो सबसे पहले सैलरी आपकी, तो ये हम लेंगे P&L को इनर कॉलम में, सैलरी अकाउंट 30,000। अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि दिस सैलरी इज पेड फॉर 10 मंथ्स। अरे भाई साहब, साल के 12 महीने होते हैं और आपने 10 महीने की ही पेड कर दी है। इसका मतलब 2 महीने की सैलरी आपकी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 महीने की सैलरी की आउटस्टैंडिंग की आपको करनी है प्रोविजन। सो 10 महीने की सैलरी 30,000 है, मतलब एक महीने की सैलरी हो गई 3,000 रुपए। 30,000 डिवाइडेड बाय 10, एक महीने की सैलरी होगी 3,000। और आपको करना पड़ेगा यहाँ पर ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आएगी, 30,000, जो कि आपने पेड किया 10 महीने के लिए। तो 2 महीने के लिए अभी भी पेड करना बाकी है 6,000। सो दिस इज व्हाट आउटर में आएगा 36,000। और ये जो 6,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग salary 6,000, outstanding salary 6,000. Then next, rent received 9 months. Rent received 9 months, ये हमारा rent received 36,000. Now this is received for 9 months. This is received for 9 months. 9 months इसका मतलब ये है कि अभी भी साल के 12 महीने 9 महीने का मिल गया, तो 3 महीने का अभी भी मिलना बाकी है। सो हम क्या कर देंगे इसके अंदर, ऐड रेंट रिसीवेबल। ये आएगा आपका रेंट रिसीवेबल, और वो कितना आएगा, सी दिस 36,000 यू रिसीव्ड फॉर 9 मंथ्स, मतलब एक महीने को गया 4,000 इंटू 3 मंथ्स इज रुपीज 12,000। सो दिस इज व्हाट आउटर में आएगा आपका 48,000। और ये 12,000 आपका रेंट रिसीवेबल है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, रेंट रिसीवेबल 12,000। डन। आइए वन मोर एडजस्टमेंट देखेंगे इसके ऊपर। फिर से एक बार आपको दिया है इंश्योरेंस अप टू 30th June 23, वेजेस फॉर 15 मंथ्स एंड रेंट रिसीव्ड फॉर 14 मंथ्स। आइए एक बार फिर से करते हैं इसको हम लोग। इंश्योरेंस, सो दिस इज व्हाट टू इंश्योरेंस, इट इज 6,000। नाउ इट इज गिवन टू यू, इट इज पेड अप टू 30th June। तो मार्च के आगे अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रीपेड है। सो आप इसके अंदर इफेक्ट देंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। कैसे आएगा, देखो इंश्योरेंस मैंने पहले ही बताई है हमेशा 12 महीने का प्रीपेड पेड होता है। सो डिवाइड बाय 12, और मार्च के आगे आपने 30 जून तक पेड किया, मतलब मार्च के आगे अप्रैल मई एंड जून 3 महीने का, दैट कम्स टू 1,500। ये आया आउटर में 4,500। और ये 1,500 आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500। देन
वेजेस 15 मंथ्स, वेजेस 15 मंथ्स। अच्छा, अभी वेजेस 15 मंथ्स, वेजेस अभी ये इंश्योरेंस ये वाला जो पार्ट ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में है। वेजेस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ बट ये आपको लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ, अब मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, बट हालांकि ये आपको लिखना है टू वेजेस। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस कितना है 30,000। नाउ दिस वेजेस 30,000, नाउ दिस 30,000 यू पेड फॉर 15 मंथ्स, 15 महीने के लिए पेड किया। भाई साल के तो 12 महीने हैं लेकिन आपने 15 के लिए दिया, इसका मतलब 3 महीने का आपने किया प्रीपेड, 3 महीने का किया प्रीपेड, वो आपको करना पड़ेगा लेस। प्रीपेड हमेशा होगा लेस, लेस प्रीपेड वेजेस, लेस प्रीपेड वेजेस। कैसे निकालेंगे इसको, ये आपका जो 30,000 है दिस यू पेड फॉर 15 मंथ्स, इनमें से 3 महीने का कितना, तो 30,000 डिवाइड बाय 15 मतलब 2,000 रुपये पर मंथ, फॉर 3 मंथ्स इट इज 6,000। सो इन दैट केस ये आ गया आपका आउटर में 24,000, और ये जो 6,000 आपका प्रीपेड वेजेस है सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस 6,000। ओके, देन one more item is rent received for 14 months 42,000। now rent received, so P&L को credit by rent received, rent received 42,000। अभी आपको मिला है 42,000 फॉर 14 मंथ्स, साल के 12 महीने, हमें मिला है 14 महीने का, इसका मतलब हमको 2 महीने का एडवांस में मिला हुआ है, अगले 2 महीने का एडवांस में मिला हुआ है, तो ये आपको करना पड़ेगा लेस, लेस एडवांस रेंट। प्रीपेड नहीं बोलते इसको, हमें मिला हुआ है एडवांस रेंट। अभी कितना आएगा सर एडवांस रेंट, इट इज दिस 42,000 इज फॉर 14 मंथ्स, सो 2 महीने के लिए कितना आएगा, सो 42 डिवाइडेड बाय 14 मतलब 3,000 रुपये इंटू 2, 6,000 रुपये आपको मिल चुका है एडवांस में, 6,000 रुपये आपको मिल चुका है एडवांस में। सो 42 माइनस 6,000 इज 36,000 आया आउटर में, और ये 6,000 रुपये आपको एडवांस में मिला हुआ है, ये आपका क्रेडिट होता है। सो डू रिमेंबर ये आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आता है एडवांस रेंट, एडवांस रेंट 6,000। ओके, देन अगेन नेक्स्ट नंबर 21st, इंटरेस्ट paid on bank loan 2,000, 12% investment 1722 2 lakh, 10% bank loan on 11022 1 lakh, and interest received on investment is 10,000। ओके, चलिए अब देखिएगा, डेबिट में आपको दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन 2,000, और साथ साथ में आपको उसके साथ में क्रेडिट में दिया है 10% बैंक लोन टेकन ऑन 11022 रुपीज 1 लाख। अब ये दो चीजें जो है ना ये आपस में कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखिए कैसे, आपको बैंक लोन दिया है, साथ साथ में उसका रेट भी आपको दिया है और उसकी डेट भी दी है, मतलब डेफिनेटली इसमें हिडन एडजस्टमेंट होती है, एक बार आप चेक करके देखना। आइए सबसे पहले 10% बैंक लोन, ये हमारा बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा। सो ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आई विल से 10% बैंक लोन, और कब लिया है आपने 11022 को, 11022 को आपने लिया, ₹1,00,000 का, ठीक है। और इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पेड किया जो कि आपका एक्सपेंडिचर है, जो कि आएगा P&L को डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना है ₹2,000। अब इस केस में एक सिंपल बात है कि ये जो आपका बैंक लोन है ₹1,00,000, ये आपने 110 को लिया, 11022, आपका ईयर एंड है 31 मार्च, मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने का आपने इंटरेस्ट देना चाहिए था। अगर आपने लोन 1 अक्टूबर को लिया है और आज अगर 31 मार्च है तो आपने 6 महीने का इंटरेस्ट देना होगा सर। तो देखिएगा इंटरेस्ट फॉर 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ये जो ₹1,00,000 का लोन है इसके ऊपर हमारा 10% से कितना इंटरेस्ट आना चाहिए था,
6 महीने का इंटरेस्ट कितना आना चाहिए था, इट इज ₹5,000। लेकिन अगर आप देखें तो हमने कितना पेड किया, हमने पेड किया 2,000 रुपए लेस इंटरेस्ट पेड। अब ये प्रॉब्लम में आपको नहीं दिया था, ये आपको आपके दिमाग से ढूंढना पड़ेगा, आपको जजमेंट लगाना पड़ेगा। भाई अगर 1 अक्टूबर को लोन लिया है तो पूछो ना उसको 31 मार्च तक इसका इंटरेस्ट का क्या हुआ। भाई 5,000 रुपए इंटरेस्ट आता है, हमने पेड कितना किया 2,000। इसी का मतलब अभी भी देयर इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹3,000। अभी आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम में नहीं दिया, इसी को तो हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं, छुपी हुई एडजस्टमेंट है, ढूंढो इसको, दिमाग लगाइए। ये 3,000 रुपए अभी भी देना बाकी है। अगर ऑलरेडी 5,000 दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन 5,000 से कम पेड क्या है, इसी का मतलब अभी भी वो जो डिफरेंस है 3,000 वो अभी भी देना बाकी है। इसका आपको देना होगा एडजस्टमेंट। सो इसमें करना होगा आपको ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000, ये एडजस्टमेंट है आपकी, ये हिडन एडजस्टमेंट है। और ये 3,000 रुपए आपको आपके लोन में भी करना पड़ेगा। ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000 एंड दिस इज व्हाट आउटर में 1,03,000। एवरीबॉडी इज क्लियर? मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी एडजस्टमेंट्स मैं कवर करूं, ठीक है। देन अगला, अब अगला पार्ट है सर 12% इन्वेस्टमेंट ऑन 1,720 to 2 लाख। हमने 12% से इन्वेस्टमेंट किए 1,722 को, तो ये मेरा असेट साइड में आएगा। 12% इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट ऑन 1,720 to 2 लाख बराबर है। और आपको ये भी दिया है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, ये हमारा इनकम है। सो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। अब जरा सोचने की बात है कि भाई साहब अगर मैंने 1 जुलाई 22 को अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है और मेरा बैलेंस शीट 31 मार्च को हो रहा है, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 महीने का मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। सो जस्ट चेक इट, इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जुलाई 22 से लेके 31 मार्च 23 तक, तो हमारी 2 लाख की जो अमाउंट है इसके ऊपर रेट कितना हमारा 12% है। सो 12/100 इंटू जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने का इंटरेस्ट। शो आप देख लीजिए सर, ये 12 गए, 12 गए, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, तो हमारा इंटरेस्ट आना चाहिए था कितना 18,000 रुपए। लेकिन एक्चुअल में इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में सर इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, इट इज 10,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा 10,000, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 18,000 आना चाहिए था, 10,000 आया, मतलब अभी भी इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, और इसी को कहा जाता है एक्रूड इंटरेस्ट, इसी को कहा जाता है एक्रूड इंटरेस्ट। 8,000 रुपए अभी भी आना बाकी है। ये प्रॉब्लम में नहीं दिया, लेकिन डेट, तारीख और रेट अगर आपको दिया है 12%, तो डेट और रेट अगर आपको दिया है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर आपके लोन के लिए, तो जरूर जरूर वहां पर एडजस्टमेंट छुपी होती है। सो ये 8,000 रुपए आप कर देंगे, यहां पर आपके इंटरेस्ट में कर देंगे ऐड इंटरेस्ट एक्रूड 8,000। सो दिस इज व्हाट आउटर में 18,000 और ऐड इंटरेस्ट एक्रूड, अब पानी देना सर मुझको, ठीक है, 8,000। सो दिस इज व्हाट आउटर में 2,08,000। दिस एडजस्टमेंट इफेक्ट ये बहुत रेयरली आती है एग्जाम में, इस तरह की एडजस्टमेंट्स, लेकिन अगर आए तो फिर आपका फंबल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस किया हूं, ठीक है। तो डेट और रेट, एक ध्यान रखना, डेट और रेट अगर दोनों है तो ही ये हिडन एडजस्टमेंट आपको चेक करना है। प्रॉब्लम में से डेट दी है या फिर सिर्फ रेट दिया होगा, चाहे इन्वेस्टमेंट का या चाहे लोन का, फिर एडजस्टमेंट को देखना ही नहीं आपको। डेट और रेट, मैं फिर से बता रहा हूं सर आपको, डेट और रेट दोनों दिया हो
तो ही हिडन एडजस्टमेंट चेक करो, ठीक है, नहीं तो मौज बनाओ सर, फिर कोई टेंशन नहीं है आपको। आगे, ओहो, ये चीज मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सीए फाउंडेशन हम लोग बहुत दिल से पढ़ाते हैं, पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका गूगल ड्राइव या फिर पेन ड्राइव पर लेक्चर आप चाहें तो सिर्फ 22,000 में ऑल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जिसका वैलिडिटी रहेगा 9 महीने का और व्यू रहेगा 2 टाइम्स। ओके, मैं खुद सीए संदीप देसड़ा सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, वृषाली गांधी मैडम हमारे पास मैथ्स पढ़ाते हैं, सीए प्रसाद भंडारी सर हमारे पास इकोनॉमिक्स एंड लॉ पढ़ाते हैं, काजल चंदन मैडम भी हमारे पास इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ बेस्ट बाय। टिल डेट तक हमारे पास हजारों स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन पास हो चुके हैं, मोर देन 500 स्टूडेंट्स हमारे एकेडमी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। एनीवे, अब एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, यहां पर वर्ड शायद कैपिटल मिस हो गया है, या फिर ओनली कैपिटल, ओनली पार्टनर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, क्या दिया आपको देखिए एक बार, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स, ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, ड्रॉइंग्स, दो पार्टनर्स यहाँ पर ए एंड बी का ड्राइंग 30,000 40,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल ऑफ ए एंड बी 3 लाख 2 लाख। एडजस्टमेंट है, ए एंड बी आर एंटाइटल फॉर सैलरी रुपीज 10,000 1,000 एंड 1,500 पर मंथ रिस्पेक्टिवली, पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। पार्टनर्स आर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम। तो मैंने पार्टनर संबंधित 3 एडजस्टमेंट होती है, मैंने तीनों को एक साथ में ले लिया यहाँ पर कि पार्टनर का जो ड्राइंग है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है 10%। आइए पहले ट्रायल बैलेंस को निपटाते हैं। ड्राइंग्स आपको दिया ए एंड बी, ध्यान रहे इस केस में आपको बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ड्राइंग आपको दिया जाएगा 30,000 50,000 30,000 40,000, ये पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे आप। इट इज टू ड्राइंग्स 30,000 एंड 40,000, ये पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट। देन आपको दिया है पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस ए एंड बी 3 लाख 2 लाख, ये पार्टनर्स कैपिटल को आप करेंगे क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 3 लाख 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो ये आपका जो ट्रायल बैलेंस है, ये पहले तो उसका इफेक्ट आ गया, कैपिटल गया आपके पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट। अब उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट्स होंगे। क्या दिया आपको, ए एंड बी आर एंटाइटल फॉर सैलरी रुपीज 1,000 एंड 1,500 पर मंथ। तो हो सकता है ए एंड बी दोनों एक्टिव पार्टनर्स है और दोनों को दी जाएगी सैलरी। अभी जो सैलरी है हमारे फर्म का एक्सपेंडिचर है, फर्म का एक्सपेंडिचर है, और ये पार्टनर्स को मिलना है, मतलब पार्टनर्स का इनकम है। तो बीइंग एक्सपेंडिचर, इसका इफेक्ट आपको देना होगा। पहला इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस को आएगा डेबिट, बीइंग एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस को आएगा डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर ए एंड बी। ए की सैलरी है 1,000 पर मंथ, सो 1,000 इंटू 12 12,000, और बी को देना है 1,500 इंटू 12 18,000। सो बीइंग अ सैलरी जो हम देंगे ये हमारा एक्सपेंडिचर। तो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, और ये पार्टनर का इनकम है, सो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट बाय सैलरी रिस्पेक्टिवली 12,000 एंड 18,000, ठीक है। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स आर एंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। पार्टनर का जो कैपिटल है उसके ऊपर 10% से इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अगेन जैसे सैलरी देते हो वो हमारा खर्चा है, उसी तरह से इंटरेस्ट दे रहे हो, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है। तो ये आएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट टू सैलरी, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। तो ए का जो कैपिटल है, ए का कैपिटल कितना है आपका 3 लाख, और 2 लाख का 10%, सो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, पूरे साल भर का इंटरेस्ट दिया जाएगा 50,000 रुपए। बीइंग अ फर्म का एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 20,000।
ठीक है। उसके बाद अगला है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम। तो पार्टनर ने जो हमसे ड्राइंग्स लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अगर हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये हमारा इनकम है, बीइंग इनकम, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना है ए का ड्राइंग 30,000, सो ध्यान रखना ए का जो ड्राइंग्स है 30,000, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट है 10%। बट हमेशा ध्यान रखना ये जो इंटरेस्ट होता है ये आपको हमेशा हाफ ईयर का लेना होता है, क्योंकि 30,000 साल के शुरुआत में नहीं लिए जाते, ये 30,000 फॉर द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपने 500, 1000, 2000, 300, 800, 1000, 1500 ऐसा कर करके छोटी छोटी अमाउंट में कुल मिलाकर 30,000 लेते हैं। तो 30,000 आपने डे 1 पे नहीं लिए, इसलिए पूरे साल भर का इंटरेस्ट नहीं लगाते ड्राइंग पर। ड्राइंग पर हमेशा इंटरेस्ट जो आएगा उसका हाफ करना होता है, तो इसको कर देना डिवाइडेड बाय 2। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। 30,000 का 10% आएगा, 3,000 उसका लेना आपने हाफ। कैपिटल पर पूरे 12 महीने का, ड्राइंग पर 6 महीने का, मतलब हाफ, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। सो दैट इज 1,500। और बी का है 40,000, तो बी के लिए भी ये जो 40,000 है, 40,000 का 10%, 40,000 का 10% का हाफ 2,000 रुपए, ये रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,500। ड्राइंग पर इंटरेस्ट हमेशा हाफ ईयर का लेना है, तो जो भी आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। 3,500 टोटल इंटरेस्ट, ये पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500 एंड 2,000। इस तरह से करना होगा आपको, गॉट इट। देन आइएगा वन मोर, एक बार फिर से करते हैं बट कुछ वेरिएशन के साथ में। ड्राइंग्स ऑफ ए बी सी, 3 पार्टनर्स है इस बार, और डेबिट में है पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, ऊपर से यहां पर कहा है आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, और कहते हैं पार्टनर्स करंट कैपिटल। अब ये क्या है सर? ये पार्टनर्स करंट कैपिटल और यहां पर दिया आपको पार्टनर्स कैपिटल। अब आपको 2 तरह के बैलेंसेस आपको दिए गए, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो 2 तरह के कैपिटल बैलेंस आपको दिए गए। जब 2 तरह के बैलेंस दिए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट कैपिटल, ऐसे केस में आपको जो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस है, ये जो बैलेंसेस है, ये सीधा उठा के इसको डाल देना है आपने बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना बेटा, आपने ये जो पार्टनर्स कैपिटल है, ये आपके फिक्स कैपिटल होते हैं, ये आपको डालना होता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। ये होता है आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। सो हियर आई विल से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। क्या बैलेंसेस थे? 2 लाख, 1 लाख 50 एंड 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50 एंड 1 लाख। इसके अंदर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। सीधा आप इसको लेंगे बेटा, सीधा आप इसको ले लेंगे आपके लायबिलिटी साइड में, और ये हो गया आपका आउटर में 4.5 लाख रुपए। तो जो पार्टनर एंड पार्टनर्स करंट कैपिटल अगर है तो कैपिटल अकाउंट सीधा बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखा जाएगा, और जो करंट अकाउंट है इस बार आप ओपन करेंगे पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। क्या ओपन करना होगा आपको? पार्टनर्स करंट कैपिटल। और इस करंट कैपिटल में आप देख सकते हैं ये पार्टनर्स कैपिटल मेरा गलती से आ चुका है यहाँ पर, इसका कोई जरूरत नहीं था। ये जो पार्टनर्स करंट कैपिटल है, ए एंड बी को क्रेडिट बैलेंस है, सो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट आपको ओपन करना होगा, और उसके क्रेडिट में आएगा ए एंड बी को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 40,000 80,000, 40,000 एंड 80,000। ये आपको पार्टनर्स करंट कैपिटल 40,000। इस प्रॉब्लम में सी को पार्टनर्स करंट कैपिटल में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 50,000। पार्टनर्स करंट में इसको डेबिट बैलेंस है, सी को डेबिट है,
सो सी को हमारे पास है डेबिट बैलेंस 50,000। सो ये पार्टनर्स करंट कैपिटल को सी को आपको लेना पड़ेगा डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था वो 50,000। दिस इज व्हाट 50,000। सो ध्यान रहे यहां पर आपको ए को और बी को है क्रेडिट में बैलेंस, सो क्रेडिट में लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी को डेबिट में दिया गया, सो डेबिट में आया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ कमिंग टू द एडजस्टमेंट्स, ये ड्राइंग्स है 20,000, 30,000, 40,000। डू रिमेंबर सर ये जो ड्राइंग्स, ये ड्राइंग जो हो जाएगी ये जाएगी आपकी पार्टनर्स। अभी जो भी पार्टनर्स की एडजस्टमेंट है ना, दैट विल बी रूटेड, दैट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू पार्टनर्स करंट कैपिटल। सो जो ड्राइंग्स है ये पार्टनर्स करंट कैपिटल को डेबिट जाएगा इस केस में। सो दिस इज व्हाट टू ड्राइंग्स, two drawings and the amount is rupees 20,000, 30,000, 40,000, 20,000, 30,000 and 40,000। then अगला पार्ट एडजस्टमेंट, मिस्टर बी एंड सी एंटाइटल फॉर सैलरी रुपीज 20,000 and 25,000 पर एनम। साल भर की सैलरी आपको डायरेक्ट दी है, पर मंथ नहीं है, डायरेक्टली पर एनम दिया है आपको। बी एंड सी को मिलेगी सैलरी, तो हम सैलरी देंगे, हमारा एक्सपेंडिचर है, सो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर, टू सैलरी टू पार्टनर बी एंड सी 20,000 and 25,000। प्लीज डू रिमेंबर इट इज नॉट पर मंथ, इट इज अ पर एनम, साल भर का है। सो पार्टनर्स करंट को जाएगा इस बार, जो भी एडजस्टमेंट है वो पार्टनर्स करंट कैपिटल के थ्रू होगी बाय सैलरी 20,000 and 25,000। okay, then partners are entitled for interest on capital at 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पर आपको दो कैपिटल दिए, ये पार्टनर्स कैपिटल है और ये पार्टनर्स करंट कैपिटल है। ध्यान रहे जब दोनों कैपिटल आपको दिए जाएंगे तो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ जो फिक्स कैपिटल है ना, इसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट आएगा, करंट कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। सो 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख पर हम इंटरेस्ट देंगे और ये हमारा होगा एक्सपेंडिचर। सो दिस इज पीएनएल को डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। 2 लाख का 10% 20,000, 1.5 लाख का 10% 15,000 और 1 लाख का 10% इज 10,000। ये आउटर में आ गया आपको 45,000 और ये जाएगा पार्टनर्स करंट कैपिटल को क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 15,000, 10,000। okay, then last adjustment, charge interest on drawings at 12% per annum। तो जो भी आपका ड्राइंग है 20, 30, 40,000 इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। ये इंटरेस्ट हमारे फर्म का इनकम है। सो बीइंग अ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए 20,000 का 12% जो आएगा उसका हाफ इज 1200। बी 30,000 का 12% जो आएगा उसका हाफ 1800 और सी का 40,000 है, उसका 12% का जो आएगा उसका हाफ 2,400। सो दिस टोटल आउटर में 5,400। गॉट इट। और ये जो इंटरेस्ट है ये आपके पार्टनर्स करंट कैपिटल हो जाएगा डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इट रुपीज 1200, 1800, 1200, 1800, 2,400। सो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट। अगर आपको ट्रांजिटिव कैपिटल अकाउंट दिया जाए तो किस तरह से करना, और कैपिटल और साथ साथ में करंट कैपिटल दिया जाए देन हाउ टू प्रेजेंट योर एडजस्टमेंट्स, ये भी हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं।
नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम सम जनरल एडजस्टमेंट। तो मैं किसी को कोई कैटेगराइज नहीं कर सकता, तो इसमें मैंने जनरल एडजस्टमेंट बोला है। जैसे कि आपको दिया है यहाँ पर स्टेशनरी रुपीज 10,000 और आपसे कहा गया है goods distributed as free sample 5,000, goods withdrawn by Mr. A for personal purpose but not at all recorded in books rupees 8,000 and stock of stationery 3,000। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेशनरी है और स्टेशनरी के संदर्भ में ये एक एडजस्टमेंट दी है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की, और दो सिर्फ एडजस्टमेंट है, उसको लेकर के ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड गुड्स विड्रॉन बाय ए। नाउ हाउ टू डील विद दिस एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले आपको स्टेशनरी दिया है 10,000। सो डू रिमेंबर स्टेशनरी ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस को आएगा डेबिट। सी मेरा ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग का है, सो आई एम टेकिंग हियर एज अ टू स्टेशनरी टू स्टेशनरी अमाउंट रुपीज 10,000। ओके, पहले मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। स्टेशनरी का एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने जो स्टेशनरी परचेस की है 10,000 रुपए की, उसमें से 3,000 की स्टेशनरी अभी भी आपने यूज नहीं की है। सो यू परचेज द स्टेशनरी ऑफ 10,000 बट 3,000 अभी भी आपके पास स्टॉक में पड़ी हुई है। तो आपका ये जो स्टेशनरी है, सॉरी ये मुझको इंदर में लिखना चाहिए था, मैंने गलती से आउटर में लिख दिया। ये 10,000 इसमें से आपको करना होगा लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000। ये यहां से लेस हो जाएगा, आउटर में आएगा 7,000 और ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये आएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बैलेंस शीट असेट साइड में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000। ठीक है, देन अगला गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 5,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने गुड्स फ्री में दे दिए, फ्री में हमें लोगों में बांट दिए। अब जब गुड्स फ्री में बांटे जाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट होता है एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी। अब इसका इफेक्ट आप किस तरह से देंगे, जो गुड्स आपने परचेस किए थे अपने बिजनेस के लिए वो आपने लोगों को फ्री में दे दिए। सो इट इज, इसका पहला इफेक्ट आएगा आपका ट्रेडिंग का क्रेडिट बाय फ्री सैंपल, ट्रेडिंग को क्रेडिट बाय फ्री सैंपल 5,000। और क्योंकि ये आपने एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए दिया हुआ है तो ये आपको क्या करना होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना होगा। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ये टू एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में फ्री सैंपल 5,000। अगर आपको एग्जाम में ट्रायल बैलेंस में अगर एडवर्टाइजमेंट दिया होगा, अगर दिया होगा तो उस केस में हमको क्या करना होगा, समझो अगर आपको इस तरह से दिया है ऑलरेडी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, समझो 6,000 अगर दिया है तो बहुत ही अच्छा बात सर। उस केस में तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर इनर में लिखेंगे 6,000, फिर ही आउटर में लिखा जाएगा 5,000 एंड देन दिस विल बी इन आउटर कॉलम 11,000। सो अगर एडवर्टाइजमेंट दिया है तो उसको पहले इनर में लिखो और उसमें ऐड कर दो फ्री सैंपल। अगर नहीं दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, तो फिर ये नहीं आएगा सर, और फिर आएगा सिर्फ आउटर में 5,000। ओके, तो डायरेक्टली आउटर में 5,000। आई होप इट इज क्लियर। अगर एडवर्टाइजमेंट दिया तो उसमें ऐड करो, नहीं दिया तो टू एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में फ्री सैंपल करके कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर ए फॉर पर्सनल पर्पस बट नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन बुक्स। मिस्टर ए ने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब ये हमारा पार्टनर है मिस्टर ए, उसने गुड्स विड्रॉ किए, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए। सो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग को क्रेडिट बाय गुड्स विड्रॉन ब्रैकेट में मिस्टर ए 8,000। सर ये ट्रेडिंग को ही क्रेडिट क्यों लिखा जाता है बेटा, अभी ये समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम टाइम प्रिपरेशन चल रहा है, तो अभी आप एग्जाम के हिसाब से इसको ले लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है सर ये ए ने विड्रॉ किया, ये उसका पर्सनल ए ने विड्रॉ किया, मतलब ये ए का ड्राइंग है एंड बीइंग अ ड्राइंग ये ए के कैपिटल को जाएगा डेबिट टू गुड्स विड्रॉन, या फिर आप इसको
ऑब्लिक ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8,000 रुपए। इज दिस वेरी क्लियर? गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, ट्रेडिंग को क्रेडिट, बाय गुड्स विड्रॉन एंड पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट, टू गुड्स विड्रॉन या फिर टू ड्राइंग्स 8,000। ठीक है, नेक्स्ट। Yeah, and now the last part of your chapter is that some special items appearing in trial balance। ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में आते हैं और कई बार मुझे कंफ्यूजन होता है कि सर ये एग्जैक्टली लिखना कहाँ पर है। तो मैं सभी आइटम को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि देखिएगा, मैंने यहाँ पर सीरियल बनाया है, कौन सा अकाउंट है उसे ट्रायल में कौन सा बैलेंस होगा, तो मैंने जिस साइड में एरो किया है ना, क्रॉस किया है, डेबिट या क्रेडिट, उसको बैलेंस दिया जाएगा ट्रायल में, उसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट में कहाँ देना है। एंड डू रिमेंबर आइटम्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस है, आइटम्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि इसका सिर्फ और सिर्फ ओनली सिंगल इफेक्ट आने वाला है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर। एडजस्टमेंट होती है तो डबल इफेक्ट आता है, इसका आएगा सिर्फ सिंगल इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि परचेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस होता है। डू रिमेंबर दिस इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस, इसको डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस, इसको परचेस में से माइनस करना। देन सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, डू रिमेंबर इसको आपको क्या करना है, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, इसको सेल्स में से माइनस करना है आपको। देन ट्रेड एक्सपेंसेस को लेकर बच्चों का कई बार कंफ्यूजन होता है, ट्रेड या फिर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना बच्चों, कई बार ना बच्चों को इस तरह से लगते रहता है कि ट्रेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंस उठा के डाल दो ट्रेडिंग को। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्रेड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस कई नामों से जाना जाता है, जैसे आप देख सकते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। अगर आपको प्रॉब्लम में इनमें से कोई एक दिया होगा, ध्यान रखिए सर, कोई एक दिया होगा आपको ट्रायल बैलेंस में, जैसे कि ट्रेड एक्सपेंस होगा जनरल, सन्ड्री, मिसलेनियस, शॉप, एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनमें से कोई एक ही अगर आपको दिया है, ट्रायल इनमें से कोई एक ही है, वो चाहे ट्रेड हो, शॉप हो, ऑफिस हो, मिसलेनियस हो, बिजनेस हो, अगर एक ही दिया है तो उस केस में ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। हाँ सर, आपने सही समझा है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी अगर आपको दिया होगा तो भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। लेकिन अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है और साथ में इनमें से कोई एक ही दिया है साथ में, मतलब ट्रेड एक्सपेंस भी है ट्रायल बैलेंस में और ये जो पूरी लिस्ट है इसमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है और ट्रेड, ये दोनों आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, दोनों ट्रायल बैलेंस में अगर दिए होंगे तो ऐसे केस में ट्रेड एक्सपेंसेस जो है, ऐसे केस में ट्रेड एक्सपेंसेस जो है ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट, और ये जो खर्चे होंगे सर ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। समझे? मैं फिर से बता दूं, वन मैन शो, अगर अकेला ट्रेड एक्सपेंस होगा, अगर अकेला होगा ट्रायल बैलेंस में, अकेला मतलब उसके साथ में कोई जनरल, सन्ड्री, मिसलेनियस, शॉप, एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस तरह का साथ में कोई खर्चा नहीं है, ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। लेकिन ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है और ये बाकी जो लिस्ट है उसमें से कोई एक है, तो ट्रेड जाएगा ट्रेडिंग को और बाकी जो खर्चे हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। देन प्रोविडेंट फंड, ये जाता है सर आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। देन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ये क्या करना होता है, ये आपको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ऐड इन प्रोविडेंट फंड। मतलब क्या होगा देखिएगा, ये आपका बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी में सबसे पहले आपका प्रोविडेंट फंड आएगा और अगर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड दिया है तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, और ये आउटर में आता है। ठीक है? देन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, डू रिमेंबर ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये जाता है बैलेंस शीट असेट साइड में। देन
नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, ये आपको लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। ये हमारा एक्सपेंडिचर हमारे एम्प्लॉय के लिए हम लोग करते हैं, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। सो कौन सा प्रोविडेंट फंड कहां पर जाएगा, ठीक है, ये देख लेना अच्छे से। देन रॉयल्टी ऑन सेल्स, रॉयल्टी ऑन सेल्स अगर बोला है, रॉयल्टी अगर ऑन सेल्स है तो ध्यान रखना ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। वही रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन अगर वर्ड यूज हुआ है तो ये जाएगा आपका ट्रेडिंग को डेबिट, तो ये जाएगा ट्रेडिंग को डेबिट। लेकिन सिर्फ रॉयल्टी दिया होगा, ओनली रॉयल्टी, वो ऑन प्रोडक्शन या ऑन सेल्स नहीं है, तो ये जाएगा, फिर इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मानते हैं और ये जाता है ट्रेडिंग को डेबिट। देन कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ध्यान रखना, कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, ये जाता है ट्रेडिंग को डेबिट। एंड कैरेज आउटवर्ड ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। देन कमीशन, अब कमीशन में दोनों बातें हो सकती है, कमीशन हमको डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। कमीशन अगर डेबिट में होगा तो ये कमीशन हमने पेड किया है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और अगर क्रेडिट वाला अगर होगा तो ध्यान रखना ये हमारा इनकम है, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट। देन सेम थिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को दोनों है, डेबिट भी है क्रेडिट भी है। डेबिट है तो इंटरेस्ट हमने पेड किया, हमारा एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट है तो हमारा इनकम है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को आएगा। डेबिट है तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, और अगर क्रेडिट वाला है तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट। सेम थिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट में है तो ये डिस्काउंट अलाउड है, हमारा खर्चा होता है, और अगर क्रेडिट में दिया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो हमारा इनकम होता है। सो अगर डिस्काउंट डेबिट में दिया होगा तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, और अगर क्रेडिट होगा तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट। देन कभी कभी आपको दिया जाता है प्रॉब्लम में वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी एक साथ में दिया है, वेजेस एंड सैलरी, तो इसके अंदर पहला वर्ड कौन सा है, वेजेस, इसलिए इसको लेना पड़ता है आपको ट्रेडिंग को डेबिट, ये जाएगा ट्रेडिंग को डेबिट। लेकिन अगर आपसे कहा गया होगा सैलरी एंड वेजेस, उल्टा दिया, तो सर पहला वर्ड क्या है, सैलरी, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, ये जाएगा। सो पहले वर्ड से डिसाइड किया जाएगा ये, गॉट इट। उसी तरह से ना एक चीज और होती है, प्रोडक्टिव वेजेस, और कभी कभी दिया जाता है अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस एंड अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, ये जाता है ट्रेडिंग को डेबिट, और अनप्रोडक्टिव वेजेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, ठीक है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी यहां से आगे की जो लिस्ट है ना, नॉर्मली इनके लिए हमें एडजस्टमेंट की आदत है, लेकिन ये आपको एडजस्टमेंट में नहीं दिया, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया, तो इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा, ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो हमको आदत है इसके एडजस्टमेंट करने की, लेकिन नहीं बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया तो सिर्फ एक इफेक्ट आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में तो एक ही इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आपको कैसे देंगे, आपको देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे, या फिर आपको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, या फिर आपको बोल देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना, ऐसा आपको दिया जाएगा। तो ये ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ एक इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसी तरह से आपको प्रीपेड बोला जाएगा, मे बी इस आपको दिया जाएगा यहां पर प्रीपेड सैलरी, या फिर आपको बोलेंगे प्रीपेड वेजेस, ऐसा कुछ आपको दिया जाएगा। अगर प्रीपेड है तो ये ध्यान रखना, ये जाएगा आपको बैलेंस शीट असेट साइड में। उसी तरह से आपको दिया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ऐसा बोल देंगे रेंट, या फिर ऐसा बोल देंगे एडवांस रेंट बोल देंगे, एडवांस रेंट, है ना, और उसको क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ध्यान रखना ये जाएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ बेटा, ये इस तरह से क्यों लिखा जाता है, अब ये समझाने का टाइम नहीं है,
इसलिए बेटर है कि आप इसको एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। ये आइटम रहा तो ये किस तरह आपको लिखना है, ठीक है। बाकी मैं हमेशा कंसेप्चुअल नॉलेज देने में ही बिलीव करता हूँ, लेकिन सर मैं मार्क्स में भी बिलीव करता हूँ, तो इसमें हमारे लिए मार्क्स प्रायोरिटी है, ठीक है। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल अगर दिया होगा तो ये जाएगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड में। देन डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट, ट्रायल बैलेंस में दिया है डेप्रीसिएशन, मतलब आपको देंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ऐसा बोल देंगे, या फिर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर बोल देंगे। डेबिट में दिया जाता है, ध्यान रखना ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट, ये एडजस्टमेंट में नहीं आता, सिर्फ एक ही डिफेक्ट आएगा P&L डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा तो आप आपके बैलेंस शीट असेट साइड में लिखेंगे, और लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक ही लिखा जाएगा, ना कि स्टॉक इन ट्रेड। जो दिया वर्ड है वही आप यूज करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ओके। सो बेटा ये कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस में आते हैं, सो इसका जरा ध्यान रखिएगा कौन सा आइटम कहाँ पर जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स विद दिस मेरे साइड से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को लेकर के जितने भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हैं, जो कुछ भी ट्रायल बैलेंस के अनयूजुअल आइटम्स है वो मैंने डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो हमारे यूट्यूब के लिंक में जो कमेंट है उसमें आप डाल दीजिएगा, आपकी कोई क्वेरी होंगी तो हम वहाँ पर देख लेंगे, या फिर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। शाम को 6:30 के आगे कॉल करना, 6:30 के आगे मैं नॉर्मली फ्री हो जाता हूँ। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं सर हमका ये इशू है, हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, तो मैं आपको डेफिनेटली समझा दूंगा, ठीक है। चलते थे, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एंड अगेन आई विल से, अगर आप CA फाउंडेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बाय आवर पेन ड्राइव और यू कैन ज्वाइन आवर लाइव बैचेस। 12th के एग्जाम के बाद 8 दिन के अंदर हमारी फेस टू फेस लाइव बैच CA फाउंडेशन की स्टार्ट हो जाती है। अगर आप हमारा वर्चुअल क्लास करना चाहें, अगर आप पेन ड्राइव लेना चाहें तो ये हमारा ऑफर आपके स्क्रीन पर है। सो विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम अगले सेशन में फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।